हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से रिविजन कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से पढ़ाई जारी रख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में अभी तक पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट के बारे में समझ चुके हैं। आज बजट को जानते हैं बारीकी से और थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक यानी जनता, जनार्दन। जी हां दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में रहने वाली हर एक इंडिविजुअल्स को ही तो रिप्रेजेंट करती है सरकार, और इसी सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है पब्लिक फाइनेंस। यस, इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक, एंड फाइनेंस मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Thus public finance is nothing but a study of the principles of income and expenditure of the government। यानी पब्लिक फाइनेंस कुल मिलाकर के ये जो है ये गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो दो डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। हफ डेल्टन और प्रोफेसर फिनले शिरस का दो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं। हफ डेल्टन कहते हैं बॉस, पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो बॉर्डर लाइन पर है। यह हमें पॉलिटिक्स भी सिखाता है और कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान देता है। दैट इज व्हाई पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दोज व्हिच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with the other। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुल मिलाकर के पब्लिक फाइनेंस जो है ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों की ही स्टडी है। गवर्नमेंट्स के पैसे और गवर्नमेंट्स का इनकम एक्सपेंडिचर समझाने में मदद करता है। फिनले शिरस कहते हैं स्पेंडिंग और रेजिंग। जी हां दोस्तों, ये दो शब्दों में बहुत ध्यान देना, स्पेंडिंग एंड रेजिंग। किस तरह से सरकारें खर्च पे और फंड्स रेज करने पर फोकस करती हैं, उसके बारे में है पब्लिक फाइनेंस। जी हां दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्ट्रक्चर में हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर को जाना, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे हमने बात की। इसके अलावा पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने जाना और समझा। दोस्तों, अगर आपने हमारे ये पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आसानी से आप समझ सकते हैं हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से। पब्लिक डेट की बात करें तो इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, ये वो कर्जा है, ये वो लोन है जो सरकारें लेती हैं या तो हमारे अंदरूनी संस्थाओं से या एक्सटर्नली बाहरी विदेशी बैंकों से। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट को एडजस्ट करने वाली पॉलिसीज, योजनाएं होती हैं फिस्कल पॉलिसीज। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ये आखिरी पहलू पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर ही बजटिंग की जाती है। इनकम और एक्सपेंडिचर को मद्देनजर रखते हुए हम एक बजट पेश करते हैं। हर साल, हर वित्त वर्ष के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं, और कैसे ये पूरा लेखा जोखा मैनेज होता है, एडमिनिस्ट्रेट होता है, इसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इस पहलू पर नजर डालते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी। यानी कहीं ना कहीं जो भी हमने अभी तक इस चैप्टर में देखा है, फिर वो रेवेन्यू हो, एक्सपेंडिचर हो या डेट हो, कहीं ना कहीं उन सब को मिला करके, समझ करके, अच्छी तरीके से, सही तरीके से देश भर में इंप्लीमेंट करना, योजनाएं लागू करना, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट इज रेफर्ड टू एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो पॉलिसीज हैं सरकार की, उसी को तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट्स अलॉन्ग विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यानी कहीं ना कहीं बजट बनाकर ही हम जो है सही मैनेजमेंट, सही एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कर सकते हैं। आपने देखा होगा अमूमन हम दोस्तों हमारी फैमिली के अंदर भी किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर का एक बैलेंस बनाए रखते हैं, और फिर हमारा परिवार जो है सुख संपन्न तरीके से, सुखी संपन्न तरीके से आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और इसी
इसीलिए इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट हमारे घर के बड़े जो कमा रहे हैं वो अक्सर बनाते रहते हैं। उसी प्रकार सरकारी बजट भी बनता है, जहां सरकार के रेवेन्यू और सरकार के एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा देखकर अच्छी तरह से पॉलिसीज बनाई जाती हैं और कहीं ना कहीं इन बजट्स के जरिए देश भर में इनका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गवर्नमेंट बजट एग्जैक्टली क्या है। बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी तरह से फाइनेंस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मैनेज करने से, सही ढंग से मैनेज करने के लिए ही तो गवर्नमेंट बजट होता है। यस, through which all the financial affairs of the states are regulated. Budget is a financial statement showing the expected receipts. कितना पैसा आने वाला है वो हमें बताता है बजट। साथ ही साथ प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर, हम कितना खर्च करने वाले हैं उसके बारे में भी हमें एक अंदाजा देता है ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। हमारा जो वित्त ईयर है या वित्त वर्ष जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एवरी ईयर। कोरोना काल में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी वजह से बजट बनाकर हम हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन एवरी बजट a set of 7 budget documents describe the details of government finance in India। यानी कुल मिलाकर के हर साल के बजट में जब फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करते हैं 7 बजट डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो वो ढंग से सही तरीके से सबके सामने रखते हैं। The word budget is derived from the French word boget which means a bag or a wallet containing the financial proposals। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मकसद या मतलब होता है कि एक पूरा भरा हुआ बैग जिसके अंदर फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं, और हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो भी पार्लियामेंट में जब भी बजट पेश करते हैं तो ऐसा ही एक बैग लेकर आते हैं और सबके सामने ये प्रपोजल्स रखते हैं। दीज फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। सरकारी खर्चे और सरकारी रेवेन्यू यानी सरकार की इनकम हमारे सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रकार के मुख्यतः ये बजट होते हैं जिसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट पेश किए जाते हैं। रेवेन्यू बजट की बात करें तो यहां वो प्रकार का बजट है जहां कोई एक्चुअल कैपिटल या असेट या हम लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है वो यहां पर रेवेन्यू बजट में रखा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना लाइबिलिटी ना असेट। It consists of revenue receipts and revenue expenditure of the government. Revenue receipts are divided into tax and non-tax revenue. Revenue expenditure comprises of interest paid on government borrowings, subsidies and grants given to the state governments। यानी इस बजट के अंदर दोस्तों हर वो चीज है जो डायरेक्ट खर्च और डायरेक्ट एक्सपेंस से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें ब्याज भी आ जाता है सरकार के लोन्स का, सब्सिडीज भी आ जाती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार पैसे देती है वो भी इस बजट में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के दे डोंट डायरेक्टली क्रिएट लाइबिलिटीज और कैपिटल एसेट। बढ़ते हैं दूसरे बजट की ओर। कैपिटल बजट जो होता है ये एक्चुअली सरकार असेट्स और लाइबिलिटीज यहां पर क्रिएट करती है। द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। कौन सा पैसा यहां पर कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सा कैपिटल खर्च है, कैपिटल पेमेंट्स है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर सरकार ने जो लोन्स लोगों से लिए हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए हैं वो कैपिटल बजट में आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिए डिसइन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने इक्विटी होल्डिंग में या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स है और फॉरेन बॉडीज है, स्टेट डिपॉजिट फंड्स हैं, स्पेशल डिपॉजिट्स हैं, तो वो भी कैपिटल बजट में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल पेमेंट्स की अगर बात करें तो रेफर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो योजनाएं तरक्की के लिए, विकास के लिए, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बनाई जाती हैं उस पे जो पैसा खर्च होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट में आता है। जैसे कि दोस्तों गवर्नमेंट को लोन्स दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज को, कॉर्पोरेशन, अदर पार्टीज या जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, जनरल सर्विसेज के लिए जो कम्युनिटी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए खर्च सरकारें करती हैं, ये सारा कैपिटल बजट में आता है। तो बेसिकली दोस्तों याद रखिए, रेवेन्यू बजट के अंदर कोई एक्चुअल लायबिलिटी या कोई एक्चुअल असेट जो है क्रिएट नहीं होता, ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है और वहां का बजट रेवेन्यू बजट होता है। साथ ही साथ कैपिटल बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल असेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ होता है। बेसिकली रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के अंदर ही इनकम और एक्सपेंसेस हैं, एक में असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होते और दूसरे में जो असेट्स और लायबिलिटी कैपिटल हैं उनके ऊपर इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें जो 3 प्रकार के बजट सरकार पेश करती है वो आपके सामने है। टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। जी हाँ दोस्तों, अगर इन 3 की बात करें तो नाम से ही सब कुछ बहुत ज्यादा जाहिर है। बैलेंस्ड बजट जो बैलेंस करता है चीजों को, बेसिकली गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इक्वल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे बजट को बैलेंस्ड बजट कहा जाता है। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल, यानी जब खर्च और इनकम ये समान है, इक्वल है, तो ऐसे बजट को हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। याद रखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड बजट वाज एडवोकेटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो क्लासिकल पुराने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस बजट के बारे में बात कही थी। एडम स्मिथ जैसे लोगों ने इट was considered as neutral in its effect on the working of the economy and hence they regarded it as the best। इसे बेस्ट माना जाता था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा और कहीं ना कहीं ये समझा जाता था कि इसका इकोनॉमी पे डायरेक्ट कोई गहरा असर नहीं है और इसीलिए ये न्यूट्रल टाइप का बजट है। However, जो नए इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे थोड़ी सी विपरीत ओपिनियन रखते हैं। वो कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट में नॉट ऑलवेज बी सूटेबल फॉर द इकोनॉमी। हर बार ऐसा जो बैलेंस वाला हिसाब किताब है वो काम नहीं आता, कई बार उतार चढ़ाव होते हैं और वाकई में होते हैं दोस्तों। द मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर एंटिटीज। आजकल की जो नई सरकारें हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इन नई सरकारों को, इन नई गवर्नमेंट्स को बहुत सारा वेलफेयर का काम करना है, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे फंक्शंस जो है लोगों के लिए करने, और इसी में ये बैलेंस कभी नहीं हो पाता, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है। They cannot keep their expenditure at the level of their receipts। तो ये था दोस्तों बैलेंस बजट। अब दूसरे बजट की बात करें तो दूसरा है सरप्लस बजट। याद रखिए, प्लस बोल दिया यानी यहां पर कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तो याद रखिए, जब रिसिप्ट ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, रिसिप्ट ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, रिसिप्ट ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, तो उसे कहते हैं सरप्लस बजट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब दोस्तों ऐसा लगता है सरकार को कि रिसिप्ट जो है एस्टिमेटेड वो ज्यादा है और खर्चा कम होने वाला है, तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहा जाता है। सरप्लस बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मंदी के माहौल में जब प्राइस राइजेस वगैरह हैं, ऐसे समय में कई बार ये बजट उपयोगी साबित होता है। याद रखिए, इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज टेंडेंसी फॉर प्राइस राइजेस रैपिडली, दिस नीड्स टू बी चेक्ड। बहुत ध्यान से ऐसा बजट बनाना होगा क्योंकि दाम जो है चीजों के इकोनॉमी में, देश में बढ़ते जा रहे होते हैं और ऐसे समय में बजट लाना होता है, तो दिस नीड्स टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु हैव मोर और लेस फिक्स्ड इनकम। द राइज इन द प्राइसेस कैन बी चेक्ड बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी कहीं ना कहीं ये जो दाम बढ़ते हैं उसे सरकार इस बजट के माध्यम से कोशिश करती है कम करने की, इफेक्टिव डिमांड को लोअर करके। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस बढ़ा दें ताकि सरकार के पास टैक्स के माध्यम से पैसा आना शुरू हो। दिस can be done by increasing taxes which would increase the revenue of the government। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग जो पॉलिसीज होती हैं सरकार की वो आपको इस बजट में समझ में आ रही होंगी। याद रखिए दोस्तों, this can be done by increasing taxes which would increase the revenue of government and reduce the purchasing power of the people, यानी लोगों की क्षमता जो है खरीदने की कम हो जाती है क्योंकि टैक्स में ज्यादा पैसा जा रहा होता है। एज अ रिजल्ट द एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड जो होता है वो फॉल हो जाता है, लीडिंग टू द डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस लेवल। घूम फिर कर प्राइजेस जो इन्फ्लेशन में बढ़े होते हैं उसे कम करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। दस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कैन बी कंट्रोल्ड
हाउएवर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, याद रखिए, सरप्लस बजट शुड नॉट बी यूज्ड इन द सिचुएशंस अदर देन इन्फ्लेशन। मंदी के माहौल, इस इन्फ्लेशन वाले माहौल के अलावा सरप्लस बजट का इस्तेमाल बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए, एज इट में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ सकती है, एंड लो लेवल्स ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। तो ये जो है थोड़ा तकलीफ वाला मामला है। याद रखिए दोस्तों, बैलेंस बजट इक्वल है दोनों चीजें, एक्सपेंडिचर और इनकम, और यहां पर याद रखिए सरप्लस के अंदर रिसिप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले बजट की ओर, ये है हमारा डेफिसिट बजट। नाम से ही बहुत कुछ बता देता है दोस्तों, डेफिसिट यानी याद रखिए गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा है और आमदनी कम है। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस, anticipated government receipts are less than the estimated government expenditure, that is anticipated government receipts less to government expenditure। याद रखिए दोस्तों, डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के समय में जब बहुत ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं इकोनॉमी में, ऐसे में ये जो बजट होता है डेफिसिट बजट, वो बहुत उपयोगी साबित होता है। सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर के काम कर सकती है, बहुत सारा पैसा लगा सकती है। इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट लो लेवल। अक्सर डिप्रेशन में लो लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चली जाती हैं और ऐसे में ये बजट जो है बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दिस कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम सरकारी खर्चा बढ़ाते हैं, सरकार पैसा देती है बहुत ज्यादा लोन्स के रूप में या इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसीज और योजनाएं सब्सिडीज के रूप में। इस बजट में सरकार खर्चा ज्यादा करती है ताकि जो फाइनेंसिंग है उसका डेफिसिट जो है वो ठीक हो सके। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार बढ़ सकते हैं। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वुड एनकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार दोस्तों इन्वेस्टमेंट बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं इन्वेस्टर्स, और आगे जाकर मॉडर्न टाइम्स में तो दोस्तों ये देखा गया है कि डेफिसिट बजट ये बहुत ज्यादा अपनाया गया है। इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट इज द मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड बजट पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट। याद रखिए दोस्तों, हमारे देश में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिजॉर्टेड टू डेफिसिट बजट, यानी हमेशा से ज्यादातर कंसिस्टेंटली हमारे देश में डेफिसिट बजट को अपनाया गया, क्योंकि अब 125 करोड़ का देश है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं, सरकारें नाकाम होती रहती हैं और कहीं ना कहीं डेफिसिट बजट के जरिए एक्सपेंडिचर ज्यादा करके सरकार कोशिशें करती है कि वो एक अच्छा समागम, अच्छा बैलेंस बना सकें। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिजॉर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों आखिर में बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बजट की, क्यों जरूरी है ये बजट। तो बहुत जरूरी है, जिस तरह एक परिवार चलाने के लिए भी बजटिंग करनी पड़ती है, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा करना पड़ता है, उसी प्रकार बजट जो है देश का बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि देश का इनकम, देश की आमदनी और देश का खर्च भी समझ में आ सके और बैलेंस अच्छे से बनाया जा सके, पॉलिसीज योजनाएं सरकारें अच्छे से ला सके। यूनियन बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल इन अ नंबर ऑफ वेज। Taxes are the most important part of any budget। टैक्सेस तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बजट में। टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर्स डिपेंड्स ऑन द टैक्स रेट्स प्रेजेंटेड इन द बजट। तो कई बार आपने देखा होगा सरकारें स्लैब बनाती हैं टैक्सेस के कि 1.5 लाख से ऊपर इनकम वाले ही टैक्स भरेंगे या 2 लाख वाले ही टैक्स भरेंगे, इसके ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स होगा, इस आमदनी के ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स होगा। ये जो है सब बजट से ही तो तय होता है। अगर बजट ही नहीं आएगा तो किसको कैसे हम बताएंगे कि कितना टैक्स वसूलना है किससे, और ज्यादा बड़े उद्योगपति कितना टैक्स भरेंगे, जो छोटे लघु उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको कितना टैक्स है, कितना किसको सब्सिडीज दी गई। ये सारी बातें जो है टैक्स पेयर्स की डिपेंड करती हैं टैक्स रेट्स पर जो बजट में पेश किए जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स सच एज डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार कितना खर्चा करती है इन सब चीजों पे, वो भी तो बजट से ही पता चलता है कि डिफेंस पे कितना खर्चा किया,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा किया, एजुकेशन पे देश में कितना खर्चा किया गया, हेल्थ केयर पे कितना खर्च किया गया, ये सारी बातें जो है दोस्तों ये इसी बजट में समझ आती हैं। अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ सिटीजंस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो इस प्रकार बजट जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है जिंदगियों को, अलग अलग लोगों की, और देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छा बजट आना। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर को खत्म किया है। दोस्तों हमने पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट को आज देख लिया है। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।